नमस्कार, SPD.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो युवाओं के लिए संघर्ष किया। लेकिन हम वो तो जानेंगे ही, लेकिन हम उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। आखिर किस प्रकार से वो इस इलाके में रहते हैं और कैसे उन्होंने उनका व्यक्तित्व कहाँ आगे बढ़ा है, और वो डॉक्टर हैं। जी हाँ, डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ SPD.com के CEO संजय तिवारी जी भी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, कैसे आपने सोचा कि डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करना है? मन में होता है कि पिताजी कहे कि डॉक्टर बनेंगे तब बनेंगे, या इंजीनियर बनो तब बनो? नहीं, सत्य ये है कि मेरे पिताजी रेलवेज में थे जी, और हमारी शुरुआती दीक्षा शिक्षा जो भी थी वो अजमेर में हुई जी। और अजमेर चूँकि शिक्षा का केंद्र था जी। और ये भी सत्य है कि हमारे पिताजी जो है बड़े सिंपल से आदमी थे, तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा उस ज़माने में कोई सोच नहीं थी। जी जी, सीधी सी बात है। और हमारे टाइम में ऐसा था, चूँकि मैं वैसे पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को थोड़ा मैथमेटिक्स कमज़ोर था जी जी। तो उस ज़माने में जो बात थी वो ऐसी थी कि जिसको मैथमेटिक्स नहीं लेना हो वो बायोलॉजी में चला जाता था। ये सत्य है। तो मैंने तो मैथमेटिक्स के डर से बायोलॉजी ली और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए आगे तक। और पहली बार PMT हुई थी वहाँ पर, प्री मेडिकल टेस्ट 1969 में। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं डॉक्टर बन गया। और अगर मैं ये कहूँ कि गणित के डर ने मुझे डॉक्टर बनाया तो वो सत्य होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन आपने काफ़ी लोग यहाँ पर सेवा की, और निश्चित तौर पर इसमें आपने फिर सेनाओं के में भी काफ़ी युवाओं को प्रोत्साहित किया जाने के लिए, लेकिन जिसमें जो कमियां हैं उसको भी उजागर किया। आपको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा होगा। हाँ, किसी भी चीज़ को जिसको आप लोगों को समझा नहीं पाते हैं, और बहुत बड़ा एक तरीके से मतलब धोखा इस देश में लोगों के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है, और ना न्यायपालिका सुनने को तैयार है जिस चीज़ को, ना सरकार सुनने को तैयार है, ना वो डिपार्टमेंट जिसमें वो अनियमितता हो रही है, जिसमें वो फ्रॉड हो रहा है देश के साथ, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो एक आदमी क्या कर सकता है? मेरे को तो जो संविधान में शक्ति है मेरे पास, मैं तो उसी से लड़ता था। और उसी से लड़ते लड़ते 40 साल में मेरी आवाज़ आप जैसे कुछ लोगों ने सुनी है। तो ये मेरे लिए तो यही बहुत है। जी हाँ, देखिए, और ऐसे आप इधर रेवाड़ी में ही प्रैक्टिस करने का मन आपने कैसे बनाया? रेवाड़ी आना नहीं साहब, मैं चूँकि पटौदी के पास एक गांव है जमालपुर, वहाँ का मैं ओरिजिनल रहने वाला। और उस ज़माने में ऐसी कोई नौकरियों की मारामारी भी नहीं थी। जैसे ही मैंने MBBS करा, तो MBBS करने के बाद ये हुआ कि चलो हरियाणा में नौकरियाँ निकली थी, मैंने हरियाणा में अप्लाई करा, मेरी यहाँ नौकरी लग गई, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। भाई इतनी सी कहानी थी, कोई बड़ी भारी प्लानिंग और वो कोई कहानी नहीं थी। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया, क्योंकि मेरा अपना काम करने का अलग ढंग था। तो मैं थोड़ा स्वतंत्र प्रकृति का आदमी हूँ क्या जी, और बहुत मजबूती से स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ। तो सरकारी नौकरी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे को रहती थी। मैंने सोचा छोड़ो इसको, अपना अलग कर लेते। तो अलग करा, उसके बाद भगवान ने काफ़ी सुनी। मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ प्रैक्टिस करते थे। हमने यहाँ 42 साल प्रैक्टिस करी और भगवान के दया से ठीक ही नाम कमाया। नाम आपने कमाया, लोगों की सेवा करना, लोगों की सेहत ठीक करना, लोगों की सेहत पर ध्यान रखना, ये आपका काम का एक मिशन है। लेकिन ये आपने समाज का ट्रीटमेंट करने का जो आपने काम शुरू किया, ये कुछ किसी की भी समझ में नहीं आता। ये दो ही बातें थी। एक तो वो जो नवयुवक मेरे पास का ट्रीटमेंट, न्यायपालिका का ट्रीटमेंट, ये जो नवयुवक जब वो मेरे पास आया था इलाज कराने के लिए, उसने ट्रिगर ऑफ करा एक। दूसरा, एक बार मैं शादी में गया था, तो एक अहीर सैनिक सरदार थे, वो सूबेदार मेजर थे, पास के गांव के थे। मैं शादी में गया था तो वो खड़े होके मेरे पास आए, बोले जी आप हमारा एक काम कर सकते हो। मैंने कहा क्या? बोले हमारे कंधों पे एक नाम लिखवा सकते हो। मैंने कहा कंधों पे नाम कैसे? बोले अहीर रेजिमेंट का। फिर उन्होंने जो मुझे बताया कि किस तरह कुमाऊं रेजिमेंट में अहीरों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ, किस तरह से जब हमने पढ़ा कुमाऊनीकरण के नाम पर अहीरों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, कि कुमाऊनीकरण के नाम पर अहीरों में वहाँ भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ तक हटा ली गई, और जो वहाँ जब कुमाऊनीकरण के नाम पर अहीरों के जो वार कराई था उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई। तो वो तो सभी मतलब एक तरीके से सारी सीमा लांघ गया था।
और वो बेचारे चूँकि कुछ बोले नहीं, वो लोग सीधे लोग थे, वो बोले जी हमें खाने पीने में भी हमारे ऊपर दिक्कत थी, नाम हम मरते हम थे, नाम उनका होता था, हमारी भर्ती नहीं है, हम 25% हैं, सारी संस्कृति उनकी छोप दी गई। देखिए अहीर तो 1897 से उस यूनिट में, 1897 से, और कुमाऊनी तो आए 1918 में, 16 में, और उनकी रेजिमेंट है वो 75% है, हम 22% है, हम करोड़ों में, वो लाखों में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जो अंग्रेज कर गए वो आज भी चला रहा है। जी जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया, वो कह सकते हैं कि उन युवाओं को सोचकर आपका पूरा मूड चेंज होगा। आपके बच्चे और भी परिवार में कुछ लोग होंगे जिनका सहायता आपको मिल रहा होगा? नहीं, मेरी वाइफ तो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। जी जी। और जो वाइफ के खड़े रहने का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो कभी मेरे को डिस्करेज नहीं करती कुछ भी करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मेरे बच्चे हैं, वो कभी मेरे को कुछ नहीं कहते, जो मर्जी आए करो, कैसे करो, वो उनका अपना काम है, वो अपना अलग काम करते हैं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हाँ, परिवार का पूरा साथ है, पत्नी का साथ है, बच्चों का की पूरी आज़ादी है कि आप अपने मिशन को, अपने काम को मिशन के तौर पर लेकर काम कर रहे हैं। हम ये सर एक चीज़ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे आज के युवाओं को आप? आपने बंगाल की भी बात उठाई थी कि बंगाल के बच्चों को अभी इसमें रोज़गार मिलता तो वहाँ पे उनको भी रोज़गार मिल सकता था, जिस प्रकार से नक्सल बन जाते हैं, दूसरे गाँव में जाते हैं। वैसे युवाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए, जब तक ये भर्ती प्रणाली फौज की चल रही है तो बंगाल के युवा, उड़ीसा के युवा, गुजरात के युवा, साउथ इंडिया के युवा, ये तो इनके लिए तो कोई जगह ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। इनको आप मेन स्ट्रीम में ला कैसे सकते? लग रहा है केवल विभिन्नता की एकता कहते हैं, लेकिन सब नहीं, विभिन्नता में जो है, विभिन्नता की मलाई तो केवल 4-5 जातियाँ ही खा रही है। क्या जी? जी। और वो इतनी तगड़ी जातियाँ हैं, इतने बाहुबली हैं कि उनके खिलाफ तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं। और सरेआम जो है ये, मतलब एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और इलीगल, ये रंग भेदी है, नस्ल भेदी है। आप किसी एक भी हिंदुस्तानी को जाति के आधार पर लड़ने के लिए अनफिट कैसे घोषित कर सकते हैं? आपको लगता है कि आपकी लड़ाई अब मुकाम हासिल कर लेगी? जिस प्रकार से मनोहर पर्रिकर ने आपको एकदम लगभग कह सकते हैं कि आप जीत गए थे, हालांकि दुर्भाग्य है कि उनका फिर मुख्यमंत्री बन गया और उसके बाद वो नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि आपको मिलने वाला है, ये काम हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि जब अंधेरा है तो कभी न कभी सवेरा आएगा। आज नहीं तो कल। और आप जैसे विद्वान लोग जो इस मुद्दे को उठा के आज यहाँ रेवाड़ी आए हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो बात पहुँची है। और आप जैसे विद्वान लोग इस बात को जब लोगों तक पहुँचाएंगे तो एक ना एक दिन सरकार को, एक ना एक दिन सिस्टम को कानून से चलना ही पड़ेगा। हम ये कहते हैं, सरकार ने काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है, नई सरकार आई है तो बिल्डिंगें टूटी हैं, नई बिल्डिंगें बनी है, बहुत सारा तो संविधान में काफ़ी कुछ जो पुराने थे सबको उलट दिए, तो सेना में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं करती? नहीं, सरकार अब जैसे किसान आंदोलन में जी, सरकार की नीयत मंझले और छोटे किसानों के प्रति बहुत अच्छी थी जी, लेकिन जिस तरीके से दो जातियों ने गुंडागर्दी करी, ये मैं निश्चित रूप से साफ कह रहा हूँ, मेरा विचार बिल्कुल साफ है, अराजकता करी, उससे जो है सरकार डर गई। सरकार बलशाली लोगों से डरती है और सरकार को डरना नहीं चाहिए। सरकार को कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, वो किसी जाति का हो। और हमारे यहाँ तो कुछ जातियों को लाइसेंस मिला हुआ है, जब मर्जी आए आप रेल रोक दो, जब मर्जी आए आप ट्रेन रोक दो, जब मर्जी आए जब जला दो, जब मर्जी आए पूजा स्थलों में मर्डर कर दो, जब मर्जी आए जो है आप दिल्ली को घेर के बैठ जाओ, कोई कुछ कहता ही नहीं। चलिए, हम बस चलते चलते यही कहेंगे कि आपने जो संघर्ष किया है इसमें मुकाम हासिल हुआ और निश्चित तौर पर आपने जो किया है युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन मिले, पूरे देश के युवा को अब सेनाओं में ले। लेकिन अगर ये कहें कि युवाओं के आप आइकन बनते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको युवा के तौर पर ही युवा पहचानेंगे कि आप उनके लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं। नहीं साहब, ऐसा है, दो बात, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी की मेरी शाम है और मेरा जीवन का यही लक्ष्य रहा है कि मेरे देश का हर युवक, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी रीजन का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसको बराबरी का मौका, संवैधानिक मौका ज़रूर मिलना चाहिए।
संविधान के हिसाब से सरकार काम करे, ये आज के दौर की एक मांग है, एक ज़रूरत है। और सरकारों को सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, एक सुंदर भारत बनाने के लिए, एक आदर्श भारत बनाने के लिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो संदर्भ बनता है, शताब्दी के जो हम वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, 100 वर्ष हम पूरा करेंगे आज़ादी के, इन 100 वर्ष में हम एक सुंदर भारत बनाने की ओर बढ़ सकें, हम सभी की मंशा यही है, हम सभी का लक्ष्य आपने यही है। बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि क्या हम आज़ादी के 100वें वर्ष में जाति और क्षेत्र वाद रहित भारतीय सेना दे पाएंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या हम इस ऐतिहासिक जो हमारे दूसरे लोगों की दुर्गति हुई है इतिहास में, उसको ठीक कर पाएंगे? ये गलती है, ये शर्मसार गलती है क्या जी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस सरकार के आभारी रहेंगे। चलिए, प्रयास करना हम सभी का। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी, जो खासतौर से बता रहे थे कि जिस प्रकार से अभी कुछ बदलाव होने वाला है, और बदलाव हो तो निश्चित तौर पर ये सकारात्मक पहल होगा देश के लिए, जिसमें हर युवाओं को मौका मिलेगा। हमारे साथ थे जी हाँ SPD.com के CEO संजय तिवारी जी और डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव खासतौर से मुख्य अतिथि थे हमारे इस कार्यक्रम में। और बस हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र बस इजाज़त चाहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, और कई वीडियो हैं जो आप देखेंगे। आप निश्चित तौर पर अपने कमेंट जरूर दें। जी हाँ, नमस्कार।